हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। इसके अलावा हम पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि आपको इस टॉपिक में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब समझेंगे कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो खुद स्क्वायर मैट्रिक्स का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, मतलब तत्समक आव्यूह के बराबर आ जाए। मतलब क्या कि यदि आपको किसी मैट्रिक्स के बारे में चेक करना है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो सबसे पहला कंडीशन ये देखना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तब हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या कहें कि ए और ए का ट्रांसपोज का जो गुणनफल होना चाहिए वो आई के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? आई के बराबर होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन कोई भी मैट्रिक्स फुलफिल करता है तब उस केस में उस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो आप ध्यान से देखते चलिएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपको डिफिनेशन दिखा, ये इस डिफिनेशन में भी वही लिखा हुआ है कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। कब? जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और खुद स्क्वायर मैट्रिक्स का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं इसके बारे में हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। इसके बावजूद भी आपको किसी भी टाइप का दिक्कत होता है तो आप हमारा पुराना लेक्चर देख सकते हैं। अगर पुराना लेक्चर देखने के बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपके प्रॉब्लम को 100% सॉल्व किया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, आप उनसे ज्वाइन कीजिए। यदि आप ज्वाइन करते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो हमारी टीम के द्वारा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो हम समझते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आप क्या कह सकते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। कब? जब ए इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू किसके बराबर आ जाए? आई के बराबर आ जाए। तो यहाँ देखिए, इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में एग्जाम्पल जो आपको हम दिए हैं ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। तो ध्यान से देखते चलिएगा। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिखा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2:2 है। अब इस मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि मैट्रिक्स ए का हम क्या कर लें? ट्रांसपोज निकाल लें। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद मैट्रिक्स ए में उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना करने के बाद यदि उसका वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तब उस केस में हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स से क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या बताए थे? रो और कॉलम को हम क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है? फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिए, सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में डाल दीजिए। अगर थर्ड रो रहता है तो थर्ड कॉलम में डाल देते हैं। उसके बाद डालने के बाद जो आपको एक नया सा मैट्रिक्स मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहते हैं। यदि इस मैट्रिक्स का यदि आपको ट्रांसपोज निकालना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ देखिए, फर्स्ट रो आपको दिख रहा है, इस फर्स्ट रो के एलिमेंट को क्या करना है? फर्स्ट कॉलम में डाल देना है। तो फर्स्ट कॉलम में डालिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। और सेकेंड रो के एलिमेंट को यदि आप सेकेंड कॉलम में डालते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब यहाँ देखिए, ए ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं। मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है तो हमको क्या करना है? मैट्रिक्स ए में ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ देखिए, ए इंटू ए ट्रांसपोज, यदि ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लें और इसका वैल्यू आई के बराबर आ गया तब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर आई के बराबर नहीं आया तब उस केस में हम क्या कह सकते हैं? ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है।
तो हम सबसे पहले गुना करके देखते हैं कि ये आई के बराबर आता है या नहीं आता है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या बता चुके थे आपको, रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम के साथ। तो जब आप रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम पे डालिए। जब आप फर्स्ट रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालते हैं तो जो एलिमेंट जिसके पास जाता है उससे हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको बाद में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है उसी को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ देखिए जब आप फर्स्ट रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में कॉस अल्फा किसके पास चला जाएगा, कॉस अल्फा के पास, और माइनस साइन अल्फा किसके पास चला जाएगा, माइनस साइन अल्फा के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है और माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करते हैं, चलिए देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां देखिए फर्स्ट रो को उठा करके अब कहां डालेंगे, सेकेंड कॉलम पे डालेंगे। ये प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक कि दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम खत्म ना हो जाए। यहाँ देखिए फर्स्ट रो को उठा करके अब कहां डालेंगे, सेकेंड कॉलम पे डालेंगे। तो जब आप फर्स्ट रो को उठा करके सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में कॉस अल्फा किसके पास चला जाएगा, डालना कैसे, इसको उठा करके इसके ऊपर में डाल देना है। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा के पास चला जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा के पास चला जाएगा। तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और उसके आगे में क्या लग जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अब आपको, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको एक चीज और दिख रहा होगा, सेकेंड, अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा के पास चला जाएगा और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा के पास चला जाएगा। फिर से ये क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। और जब इसको उठा करके सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो साइन स्क्वायर साइन के पास चला जाएगा और कॉस के पास चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसका आप यदि वैल्यू निकालते हैं तो आपको मालूम है प्यारे बच्चों क्या, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ हो गया 1 और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो हो गया 0। ये भी आपस में कट जाएगा तो हो जाएगा 0, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो आपको मैट्रिक्स मिला है ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो इसको हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, I2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि हम किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। कब, जब उस डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हो जाए, जब उस डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। यहाँ देखिए डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर है, 1 के बराबर। या आप ऐसा कह लें डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हो और डायगोनल एलिमेंट्स को ऊपर और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारा का सारा एलिमेंट यदि 0 है तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब हम मैट्रिक्स ए को में मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किए तो उस केस में जो आपको मैट्रिक्स मिला, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिला वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यदि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो है दूसरा कंडीशन फुलफिल कर गया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन था, क्या ए इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए, या ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए। इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है कोई भी मैट्रिक्स, तब हम उसके उस मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसका मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या है प्यारे बच्चों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा।
अब इसी चीज को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो दूसरा। यहाँ देखिए एक और आपको मैट्रिक्स दिख रहा होगा। मैट्रिक्स एक और दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो हम दिखाते हैं दूसरे पेज में। देखिए ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही है। मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स को क्या है, ए है। ध्यान से देखते चलिएगा, हम चेक करना आपसे हम पूछे कि आप ये बताइए कि मैट्रिक्स ए जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो अगर ये आपको चेक करना है कि ये मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाले जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है इसका हम क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो जब अपन ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या बताए थे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट को क्या कीजिए, फर्स्ट कॉलम में डाल दीजिए, सेकेंड रो के एलिमेंट को कहाँ डाल दीजिए, सेकेंड कॉलम में डाल दीजिए, और थर्ड रो के एलिमेंट को कहाँ डाल दीजिए, थर्ड कॉलम में डाल दीजिए। डालने के बाद जो आपको एक नया सा मैट्रिक्स मिलता हुआ नजर आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहते हैं। और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश या ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स ए भी हमको पता चल गया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज भी पता चल गया। अब हमको ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए क्या पता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू यदि आई के बराबर आ गया तब उस केस में हम इस मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में यदि किसी प्यारे बच्चों को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो आप हमारा पीछे वाला लेक्चर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को आपस में। यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैट्रिक्स ए जो है आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 0 0 0 0 1 0 -1 0। क्लियर है। और मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या निकाले हैं, 1 0 0 0 0 1 0 -1 0। अब जब अपन इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या रूल बता चुके हैं कि रो को हम क्या करते हैं, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता है उसको क्या करते हैं, ऐड करके लिख देते हैं। यहाँ देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं है। तो जब आप प्यारे बच्चों आप फर्स्ट रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में 1 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास। तो यहाँ क्या हो गया 1 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब इसको आप सेकेंड कॉलम पे डालते हैं तो उस केस में 1 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 1 क्या हो जाएगा, 0। थर्ड कॉलम पे डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अब फर्स्ट रो का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब फिर से वर्क कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड कॉलम से। सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो 0 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, 1 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास। तो जो जिसके पास जाता है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको आंसर मिलता है उसको आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ देखिए 0 × 1 करेंगे तो 0, 0 × 0 करेंगे तो 0, 1 × 0 करेंगे तो 0, तो 0 + 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जब आप सेकेंड कॉलम पे डालते हैं तो 0 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, तो 0 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब थर्ड कॉलम पे डालते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि जब हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किए तो उस केस में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है वो एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे
सारा का सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, सॉरी डायगोनल नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3:3 है। और आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और इसका ऑर्डर क्योंकि 3:3 है, इसको हम I3 भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल चुका है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का जो गुणनफल आ रहा है वो एक क्या है, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है प्यारे बच्चों, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तब हम क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो आपको दिख रहा है, मैट्रिक्स ए एक क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या है प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स ए जो आपको दिख रहा है, मैट्रिक्स ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। अब हम समझेंगे कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स समझने के लिए आप यहाँ देखिए, आपको डिफिनेशन भी दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। कब, जब उस मैट्रिक्स का आप क्या कीजिए, स्क्वायर निकालिए, और स्क्वायर निकालने के बाद यदि उसका वैल्यू उस मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमको ये चेक करना है कि मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्वायर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है, तो सबसे पहला चीज हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। दूसरा चीज ये देखेंगे कि मैट्रिक्स ए का यदि हम स्क्वायर करते हैं, मतलब मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है वो मैट्रिक्स ए के बराबर ही आ रहा है, तब उस केस में हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। क्या है प्यारे बच्चों, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हम दो एग्जाम्पल आपके सामने में रख रहे हैं, और इन दोनों एग्जाम्पल को आप गौर से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं। अब यहाँ देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो आपको मैट्रिक्स मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ध्यान से देखते चलिएगा, 1 0 0 0। अब आपको ये चेक करना है कि हम मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या कंसीडर कर लिए, 1 0 0 0। अब हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें ये बताइए कि मैट्रिक्स ए जो है, मैट्रिक्स ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं। यदि आपको ये चेक करना है मैट्रिक्स ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स ए में फिर से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं, और मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिला, यदि वो ए के बराबर हो जाता है, तब उस केस में हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या कि ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। यदि आपको ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 0 0 0 इंटू 1 0 0 0। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो ए के बराबर आता है कि नहीं। अगर आ गया तब हम क्या कहेंगे कि दिया हुआ मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। यदि नहीं आया तब हम क्या कहेंगे कि दिया हुआ मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ देखिए, जब इस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या बताए हैं, अभी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको कहाँ डालना है, सेकेंड कॉलम पे डालना है। तो 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो 0 प्लस 0 करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब फिर से सेकेंड रो को उठा करके कहाँ डालना, फर्स्ट कॉलम पे। 0 इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 0, और 0 इंटू 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड कॉलम पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0, 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे आप क्या देखें कि जब हम मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला वो एक क्या है,
मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स आपको मिल रहा है, आप देखिए 1 0 0 0 है, मतलब ये क्या है, मैट्रिक्स ए ही तो है। ये किसके बराबर है, मैट्रिक्स ए के बराबर है। यहाँ से आपको क्या पता चला कि ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या कि ये जो आपको मैट्रिक्स ए दिखा, इस मैट्रिक्स ए को आप क्या कह सकते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे और एग्जांपल दिख रहा होगा, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ही है। क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ही है। क्यों, क्योंकि जब आप इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलने वाला है वो किसके बराबर होगा, इसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, ये भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ही है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका होमवर्क रहा कि ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कह सकते हैं। कब, जब उस मैट्रिक्स का आप क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, और स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है वो यदि यूनिट मैट्रिक्स हुआ, तब उस केस में मैट्रिक्स ए को आप क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये कहें कि आप ये चेक करके बताइए कि मैट्रिक्स ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है, तो सबसे पहला चीज हम क्या देखेंगे कि मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सही है। दूसरा हम ये चीज चेक करेंगे कि यदि हम मैट्रिक्स ए का स्क्वायर करते हैं, मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं, यदि इसका वैल्यू क्या आ जाए, आई के बराबर आ जाए, मतलब यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तब उस केस में पक्के से हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स ए क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल कोई मैट्रिक्स कर रहा है, तब उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। इसी चीज को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं और इसको हम चेक करके भी आपको दिखाएंगे कि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ध्यान से देखते चलिएगा। आपके सामने में एक मैट्रिक्स ए दिखा और इस मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए को चेक करना है कि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है। यदि आपको ये चेक करना है कि मैट्रिक्स ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए को ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, यदि वो आई के बराबर हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हुआ, तब हम कह सकते हैं कि ये जो आपको मैट्रिक्स ए दिख रहा है ये क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। चलिए चेक कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 2 3 -1 -2। अब मैट्रिक्स ए पता चल गया। मैट्रिक्स ए यदि आपको दे रखा है और ये चेक करना है कि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है, तो सबसे पहला चीज हम क्या देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें रो और कॉलमों की संख्या क्या है, बराबर है, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर होना चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए को ए में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो मैट्रिक्स ए आपको दे रखा क्या, 2 3 -1 -2 इंटू मैट्रिक्स ए, तो 2 3 -1 -2। और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको आता है, रो को हम क्या करते हैं, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 4। 3 गुना 1 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा, -3। तो 4 में से 3 को अगर आप घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जब इसको सेकेंड कॉलम पे डालते हैं तो 2 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 6। और 3 गुना 2 करेंगे -2 करेंगे क्या हो जाएगा, 6। तो 6 प्लस -6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दूसरे वाले मैट्रिक्स में तो अब कॉलम है नहीं, इसका मतलब फर्स्ट रो का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सेकेंड रो को उठा करके कहाँ डालेंगे, फर्स्ट कॉलम पे। तो
क्या हो जाएगा -2 और -2, यहाँ देखिए माइनस, जब हम सेकेंड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालते हैं तो -1 किसके पास चला जाएगा 2 के पास, और -2 किसके पास चला जाएगा -1 के पास। तो जो जिसके पास जाता है उससे उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 इंटू 2 तो -2 हो गया, प्लस -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट करके क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि जब मैट्रिक्स ए में हम मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई किए, मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए का हम क्या किए स्क्वायर कर दिए, तब उस केस में जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला वो क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लें या यूनिट मैट्रिक्स का लें या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं तत्समक आव्यूह कहते हैं। यहाँ देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है, क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर है 1 के बराबर है, और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारा का सारा एलिमेंट जो आपको दिख रहा है वो 0 के बराबर है। हम यह कह सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2:2 है। ये हो गया I2। यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब हम मैट्रिक्स ए का स्क्वायर निकाले तो उस केस में इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या कि दिए हुए मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, क्योंकि हमको बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या मालूम है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कह सकते हैं कब, जब उस मैट्रिक्स का स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है यदि वो यूनिट मैट्रिक्स हुआ तब उस केस में उसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। जब हम मैट्रिक्स ए का स्क्वायर किए मतलब क्या मैट्रिक्स ए में ए से मल्टीप्लाई किए तो उस केस में रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिल रहा है वो एक क्या है इनवॉल्यूटरी, वो क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए जो आपको दिख रहा है वो क्या है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब इस ये जो है 3:3 का आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स दिख रहा है, आप इसे भी चेक कर पा सकते हैं कि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं। इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ देखिए अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। मान लेते हैं कि मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या दे रखा है 1 0 0 0 0 1 0 1 0 दे रखा है। अब ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स जो आपको दिए हैं मैट्रिक्स बी ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं। अगर ये चेक करना है तो हमको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बी स्क्वायर का वैल्यू का मतलब क्या हुआ बी को बी से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कीजिए। मैट्रिक्स बी आपको दे रखा क्या 1 0 0 0 0 1 0 0 सॉरी 0 1 0 इंटू 1 0 0 0 0 1 0 1 0। जब आप इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो आप चेक कीजिए तो क्या मिलने वाला है। तो जब हम इस दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो क्या है रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया आपका रो, इस रो से इस कॉलम में भी मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम में भी मल्टीप्लाई करना और इस कॉलम में भी मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ और यहाँ पे लिख देना है। तो जब आप फर्स्ट रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो 1 किसके पास चला जाएगा 1 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा 0 के पास, और 0 किसके पास चला जाएगा 0 के पास। इसका मतलब क्या है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको आपस में ऐड कर देते हैं। तो 1 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो 0, थर्ड कॉलम पे डालेगा तो 0। अब तो कॉलम इसमें बचा नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट रो का काम क्या हो गया खत्म। सेकेंड रो से वर्क स्टार्ट करेंगे, अब फिर से सेकेंड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम पे डालेंगे। तो जब आप सेकेंड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो 0 किसके पास चला जाएगा 1 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा 0 के पास, और 1 किसके पास चला जाएगा 0 के पास। तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0। अब फिर थर्ड कॉलम पे थर्ड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो 0 किसके पास चला जाएगा 1 के पास, 1 किसके पास चला जाएगा 0 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा 0 के पास। तो 0 हो गया, 0 हो गया और ये 1 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से आता होगा। यदि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो आप हमारा पुराना लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हम अच्छे से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे प्रैक्टिस भी करवाएं, बहुत सारा क्वेश्चन और उसका कंसेप्ट भी बताएं। तो हम ये
क्या देख पा रहे हैं कि जब हम मैट्रिक्स बी का स्क्वायर किए तो उस केस में जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है वो एक क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है। उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि बी स्क्वायर का वैल्यू आई के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या कि मैट्रिक्स बी जो है वो इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स को आपको चेक करना है कि वो इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है, तो दो कंडीशन को ही फुलफिल करना चाहिए। पहला क्या कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर कीजिए, यदि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तब आप उस केस में उस मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, इनवैल्यूटरी मैट्रिक्स कह सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या था कि मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ मैट्रिक्स बी जो दिया हुआ वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि मैट्रिक्स बी जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करते हैं कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि ये जो पीरियोडिक मैट्रिक्स है, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो ध्यान से देखते चलिएगा। पीरियोडिक मैट्रिक्स होता क्या है, इस चीज को समझने के लिए आपको ये अगर चेक करना है कि दिए हुए मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो उस मैट्रिक्स को ध्यान से देखते चलिएगा। हम पहले एक रफ स्केच के हेल्प से आपको समझाते हैं, उसके बाद यदि आप इस डेफिनेशन को देखते हैं तो आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए, ठीक, और इस मैट्रिक्स ए के बारे में आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स ए जो है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो इस मैट्रिक्स ए में आप मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक, या आप ऐसा कर लें कि इस मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए से तब तक मल्टीप्लाई करते चलिए जब तक कि उसका वैल्यू ए के बराबर ना आ जाए। जब मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तब तक कर रहे हैं जब तक कि उसका वैल्यू ए के बराबर ना आ जाए, तब उस केस में आप ये जो आप मैट्रिक्स ए देख रहे हैं उसको आप क्या कह सकते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखते चलिए क्या लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ए को आप पीरियोडिक मैट्रिक्स कह सकते हैं कब, जब ए की पावर के प्लस 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए। मतलब क्या कि ए की पावर के प्लस 1 का वैल्यू यदि ए के बराबर हो जाए तब उस केस में मैट्रिक्स ए को हम क्या कह सकते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। और ये जो के दिख रहा है ना, के क्या होना चाहिए, के को ही हम क्या कहते हैं, तो पीरियड ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो के है वो क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या कि ए की पावर किसी भी आप मैट्रिक्स को पीरियोडिक मैट्रिक्स कह सकते हैं कब, जब ए की पावर के प्लस 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर हो जाए। जहां पे के क्या होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और यदि ए की पावर के प्लस 1 का वैल्यू ए के बराबर हुआ तब उस केस में के जो होगा मैट्रिक्स ए का क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अब हमको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स ए को प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स ए जो है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है या नहीं। अगर ये आपको चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना। और सपोज दैट आप मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किए और इस दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिला वो मैट्रिक्स बी मिला। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए में जब हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किए तो उसका वैल्यू मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं आया, मैट्रिक्स बी के बराबर आया। किसके बराबर आया प्यारे बच्चों, बी के बराबर आया। मतलब ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, बी के बराबर। यदि ए स्क्वायर का वैल्यू बी के बराबर है तब उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स बी दिखा इस मैट्रिक्स बी में फिर से क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैट्रिक्स बी में यदि हम मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किए और यदि उसका वैल्यू मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया तब उस केस में ये जो मैट्रिक्स बी दिखा उसको हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर कह रहे हैं इंटू ए। इसका मतलब ए क्यूब। यदि ए क्यूब मतलब ए क्यूब का वैल्यू यदि ए के बराबर आ गया सपोज दैट,
तो उस केस में हम मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहेंगे। यदि आपसे ये पूछे कि इस पीरियोडिक मैट्रिक्स ए का पीरियड क्या होगा, तो ये जो आपको 3 दिख रहा है इसको क्या लिखना है, k+1 के फॉर्मेट में लिखना है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2+1 लिख सकते हैं, मतलब k+1 लिख सकते हैं। तो k की जगह पे यहाँ क्या आया है, यहाँ से देखते चलिएगा, a की पावर 3 को हम क्या किए हैं, 2+1 के फॉर्म में लिख लिए, इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। यहाँ a की पावर k+1 अगर a के बराबर है तो k को ही हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। यहाँ k की जगह पे क्या है, 2 है, k इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो यदि a³ का वैल्यू a के बराबर आया, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए पीरियोडिक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स ए का जो पीरियड है वो क्या है, 2 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये प्रोसीजर तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाए, मैट्रिक्स ए के बराबर ही ना आ जाए। अगर ए के बराबर आ गया तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए की पावर 4 करने के बाद आपको ए के बराबर आ रहा है और हम आपसे ये पूछें यदि ए की पावर 4 का वैल्यू ए के बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए तो पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अब यदि मैट्रिक्स ए का हम ये पूछ लें कि पीरियड क्या है, तो इस 4 को क्या लिखना है, k+1 के फॉर्म में लिख लेना है, मतलब ए की पावर 3+1 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ए की पावर 3+1 इक्वल टू ए के बराबर है। इसका मतलब ये जो k है, k के जगह पे यहाँ क्या है, 3 है, ये जो 3 है वही क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा किसका, मैट्रिक्स ए का। यहाँ देखिए ना, ए की पावर k+1 का वैल्यू यदि ए के बराबर आता है तो k को ही हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ ए की पावर 3+1 का वैल्यू यदि ए के बराबर, इसका मतलब 3 क्या है, पीरियड है, जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। या आप इसको, इस दोनों इक्वेशन को आप आपस में कंपेयर कीजिएगा, k का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 3 ही तो निकल करके आएगा। तो 3 क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। तो चलिए क्लास को आज हम यही समाप्त करते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल को अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी क्लास को स्टार्ट करें आप पेन पेपर के साथ बैठे, और जब भी क्लास को आप स्टार्ट करते हैं तो एक लाइक के साथ स्टार्ट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको इस टाइप का कंटेंट फ्री में मिलता रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।